गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसका हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं गुलाम वंश में। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की ही एक डायनेस्टी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, या दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं या वंश आते हैं ने शासन किया। तो जो दिल्ली सल्तनत के मेन जो मुख्य वंश हैं वो 5 वंश हैं जिनके सुल्तानों ने शासन किया। और यहाँ पर जो अपने जो राज्य का है वो वहाँ पे निर्माण किया और उसका कंसोलिडेशन किया, उसका एक्सपेंशन किया। कई तरह के वहाँ पे उन्होंने आर्किटेक्चरल कई तरह के वहाँ बनाए, कई बिल्डिंग्स बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पे किया, इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो लागू किया। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज़ हैं, जो वंश हैं, वो मुख्यतः 5 हैं। उसमें से जो पहला है वो है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। इसके सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरी जो मुख्य डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर सुल्तानों ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया है। अलाउद्दीन खिलजी, जो आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान रहा है, उसने भी खिलजी डायनेस्टी का ही एक महत्वपूर्ण सुल्तान है वो। अगली जो वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया है। तुगलक का नाम आते ही आप सब समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो वंश है वो इसी डायनेस्टी के अंदर आता है। अगला जो वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश के जो सुल्तान है उसने 1414 से लेके 1451 तक शासन किया है। और दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी वंश है वो है लोधी वंश। इसके जो सुल्तान रहे हैं वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने यहाँ आके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो बाबर के आने के बाद में ही मुगल काल शुरू हो जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा हुए हैं जिन्होंने शासन किया है उनको हम सुल्तान कह के पुकारते हैं। और जो मुगल काल के जो भी रूलर हुए हैं उनको अधिकतर बादशाह कह के पुकारा जाता है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी के कुछ एक महत्वपूर्ण सुल्तान हुए हैं जिनका नाम और जिनका टाइम पीरियड आपके सामने स्लाइड पे आया हुआ है। मैं इनके बारे में छोटा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो है सुल्तान वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक शासन किया है। सल्तनत काल का जो वास्तविक जो संस्था यहाँ पे स्थापना करने वाले हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही। उसके बाद में है आराम शाह, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया है। उसके बाद में है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1211 से लेके 1236 तक शासन किया है। और सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है या सुल्तानों का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे शासन तो शुरू किया लेकिन इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जो सेटअप किया है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया है। अगले जो सुल्तान है वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसने 1236 से लेके 1236 में शासन किया। उसके बाद में है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी और इसने 1236 से लेके 1240 तक शासन किया है। सल्तनत काल की एकमात्र महिला सुल्तान है ये। अगले जो शासक है वो है मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसने 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट सुल्तान है गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया है, 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक शासन किया है। और अगला जो रूलर है वो है मुइजुद्दीन कैकुबाद, 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया है। अब स्लेव डायनेस्टी के अंदर हम सब पहले जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि ये मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, और मोहम्मद गौरी के जो भारत में एक्सपीडिशंस हुए हैं, उसने यहाँ आक्रमण किए हैं, उन आक्रमणों में वह उसके साथ था। और इसका एज ए अचीवमेंट मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के कई सारे अचीवमेंट्स हैं एज अ रूलर। तो उससे पहले इसके अचीवमेंट्स पर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हो गई थी, उसके बाद में उसका जो राज्य है पूरा का पूरा वो 3 सेना नायकों में बांट लिया गया था। जो गजनी का एरिया है वो ताजुद्दीन यालदौज को मिला, जो सिंध और मुल्तान का एरिया है वो नासरुद्दीन कुबाचा को मिला, और जो भारत में जो दिल्ली वाला जो एरिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। अब ऐबक के सामने सबसे प्रारंभ में कठिनाइयाँ क्या आई? कठिनाइयाँ यही आई कि जो बाकी सेना नायक हैं वो भी अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे, और इसलिए इनके आपस में युद्ध होते रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन यालदौज और नासरुद्दीन कुबाचा से अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और उसने खुद ने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा से कर दिया और यालदौज की पुत्री से उन्होंने स्वयं विवाह कर लिया। किंतु वैवाहिक संबंधों के होने के बाद भी यालदौज और कुबाचा के भारत पर आक्रमणों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर ली। 1206 ईस्वी के अंत में यालदौज ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तब ऐबक ने उसे पराजित कर दिया, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल में यालदौज ने दिल्ली सल्तनत पर पुनः आक्रमण करने का साहस कभी नहीं किया। शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो दूसरी मुख्य उपलब्धि है वह है कि उसने बंगाल पर पुनः दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित कर लिया और अली मर्दान खिलजी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। शासक के रूप में ही ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वैधानिक रूप से उसने गजनी और गौर से अपने संबंध विच्छेद कर लिए और भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इसी के आधार पर इतिहासकार ऐबक को ही भारत में दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि गजनी या गौर के साथ अगर वो संबंध स्थापित करके रहता है या तो बार बार दूसरे रूलर्स का यहाँ के स्टेट में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ में सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, उसने सिपह सालार या मलिक की उपाधि को धारण किया। हो सकता है वो उसने ऐसा इसलिए किया हो कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त नहीं किया था, और जो मुस्लिम कानून है जिसको शरीयत कहा जाता है उसके अनुसार एक दास जो है वो सुल्तान कभी नहीं बन सकता। किंतु जब 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने, जो गौर का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया, तब ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान या पोलो कहते हैं जिसको, वो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर गया और वहीं पे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही स्थित है और इसका निर्माण ऐबक द्वारा 1195 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1199 ईस्वी के आसपास खत्म हो गया था। यानी कि जब उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की उससे पहले ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया जा चुका था। अगला है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो राजस्थान से उसका नाम जुड़ा हुआ है। यह मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1200 ईस्वी में अजमेर में बनाई गई थी, यह मस्जिद मूलतः अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज फोर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। इसी को तोड़कर ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। यह मूलतः संस्कृत पाठशाला भी थी। यह इस चीज से प्रमाणित होता है कि इसकी जो दीवारें हैं उस पे विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली नाटक है और वो नाटक संस्कृत नाटक है और उसका उत्कीन उसकी दीवारों पे लिखा हुआ मिलता है। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में फारसी के 2 विद्वान रहते थे जिन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना भी फारसी भाषा में ही की थी। पहला है हसन निजामी
जिसने ताजुल मसिर की रचना की, और दूसरा है फ़ख्र मुदबिर, उसने आदाब उल हर्ब की रचना की। समकालीन जो मुस्लिम विद्वान हैं वो ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी पुकारते हैं। धन्यवाद।